अच्छा मिस गाजी, आप सीइंग अभी राइट नाउ कि आपने बात की कि जो पाकिस्तान इज़ अ सेफ हेवन फॉर मुस्लिम्स, लेकिन ये अब देख रहे हैं कि इस रीजन के अंदर देयर इज अनदर सेफ हेवन फॉर मुस्लिम्स, और वो है ईरान। अ मुस्लिम कंट्री, हमारा नेबर भी है और अ मिसल पावर भी है। करंटली हम देख रहे हैं कि वहाँ एक सडन सर्ज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट है। लोग सड़कों पे आ गए हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द रूलिंग एलीट राइट नाउ। तो और अभी हमें कुछ नहीं पता कि वेयर दीज थिंग्स विल गो, ये कहाँ जाएगा ये सारा प्रोटेस्ट, एंड गेम क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल भी अटैक कर देगा। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन को, ईरान की सिचुएशन को देखते हुए, व्हाट डू यू थिंक कि क्या लेसन है जो पाकिस्तान को सीखने चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईरान, और पाकिस्तान को इस बारे में किन चीज़ों के लिए लेके वरी करना चाहिए। मल्टीपल थिंग्स अगेन आई वुड से एट मल्टीपल लेवल्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू लुक क्लोजली एंड लर्न फ्रॉम इट। पॉलिटिकल लेवल पे भी अगेन आई वुड से, पॉलिटिकल लेवल पे भी, सोशल लेवल के ऊपर भी, मिलिट्री लेवल के ऊपर भी, हर लेवल के ऊपर। अभी ईरान के अंदर जो हो रहा है, देखें, ईरान के लिए प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। उनका जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वहाँ पे प्रोटेस्ट होना और बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट होना, बड़े मैसिव प्रोटेस्ट होना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे स्टेट का उन प्रोटेस्ट्स को दबाना जबरदस्ती, मतलब बिहेविंग लाइक अ हार्ड स्टेट, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर देम बिकॉज इट हैज़ बीन लाइक दैट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वाइल। बड़ी पुरानी तारीख है इनकी। जो हमारी हमारे से रेलिवेंट तारीख अगर कहें, 1905 में 1906 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए राइट हुए कि जी हमें शाह की ताकतों को बिल्कुल करना है, कर्ब करना है, और हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, और उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंगली वो लोग जो डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा दुनिया भर में और डेमोक्रेसी को सेल करते हैं, ब्रिटिश और फिर उनके साथ मिलकर रशियन, उन्होंने बैक किया उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडू करने में। और उनके फिर पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक हुआ, जो उनका शाह के बाद उनका बेटा आया था जिसने पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद जब उसने अटैक किया पार्लियामेंट में, तो ब्रिटेन ने भी उसको सपोर्ट किया, रशिया ने भी, लेकिन फिर बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इन प्लेस आ गया। लेकिन इट्स अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हिस्ट्री जो वहाँ पे चलती है। अर्ली 1950s में भी जब वहाँ पे चल रहा था एंग्लो इरेनियन ऑयल का, कंपनीज वहाँ पे काम कर रही थी, तो वहाँ पे तब भी ये बहुत बड़ा एक मैसिव प्रोटेस्ट चले थे कि भाई हमें इसको स्टेट के उसमें ले लेना चाहिए, बिकॉज ये हमारा सारा ऑयल बाद में ब्रिटिश कंपनी भी बन गई ना, वही वही कंपनी, ऑयल की कंपनी। तो इन्होंने ये कहा था कि जी हमें इसका तो सारा फायदा ब्रिटेन ले रहा है, तो हमें तो वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन। तो उसको तो खैर फिर सप्रेस कर दिया गया सारी बात को, लेकिन वही एक पैकेज था जो फिर बाद में, वही एक सेंटिमेंट था जो 1971 में फिर इनकलाब की सूरत में उसने उसको ऐड किया, जब यहाँ पे सारा चेंज हुआ, इस्लामी इनकलाब आया। और फिर इस्लामी इनकलाब के फौरन बाद भी, आने के बाद भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि जो सख्तियाँ वहाँ पे की गई थी, सोसाइटी उनके साथ अलाइन नहीं थी, तो उनको भी दबाया गया। फिर उसके बाद इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। 2009 में भी अहमदीनेजाद जब आया, उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए ग्रीन मूवमेंट के नाम से, जो उनके मुखालफिन थे। मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रोड्स, मिलियंस ऑफ पीपल, एंड दे टैकल्ड इट वेरी वेल, वेरी वेल। मैं इस तरह, मैं किसी भी, देखें, स्टेट सप्रेशन को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ ये कहने में, बट हम अब जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। वहाँ पे हमें भी पता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स किस तरह से उसमें आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो किस तरह स्टेट पूरे के पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। तो इन दैट टर्म्स के उन्होंने इसको किस तरह से टैकल किया कि उन्होंने अपनी स्टेट को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। और फिर उसके बाद इनके 2019 में भी, 2009 के बाद फौरन 10 साल के बाद, वहाँ पे ब्लडी नवंबर के नाम से, इसको अब अंग्रेज़ों ने नाम दिया और उन्होंने खुद नाम दिया, वो वहाँ पे जो इसके हाइक के ऊपर ही, इकोनॉमिक रीजंस के ऊपर ही वहाँ पे बड़े हंगामे हुए, और उसके अंदर भी लोगों की डेथ्स हुई, तो उसको ब्लडी नवंबर के नाम से याद किया जाता है। 2022 में भी फिर हिजाब के ऊपर अ, हुआ, प्रोटेस्ट हुए 2022 में, जो बड़े उसको ब्रिटिश मीडिया ने भी, यूएस मीडिया ने भी, सारे यूरोप ने बड़ा उसको हाईलाइट किया। ये सब कुछ तो अभी जो वहाँ पे हो रहे हैं वो इकोनॉमिक रीजंस के ऊपर हो रहे हैं, और वो फैल रहे हैं। लेकिन एज आई सेड अर्लियर एज वेल, कि देखें, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये कि पहले की तरह ही हो और ये इन लोगों को ये कर लें, कंटेन कर लें। और अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स बीच में आके इस सारे प्रोटेस्ट का कंट्रोल नहीं संभाल लेते, तो फिर तो ईरान इनको कर लेगा डील, वो इंटरनली डील करेंगे, दे आर इन नेगोशिएशन विद देयर पीपल, एंड दे आर लुकिंग कि किस तरह से इसको करना है, दे नो हाउ टू डू इट। बट अगर इसमें एक्सटर्नल फैक्टर आके इसमें इन्वॉल्व हो गए, देन द थिंग्स कैन टर्न लाइक सीरिया।
ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि सीरिया में देखें, राइट और रॉन्ग की बात अलग छोड़ के यही हुआ था कि एक गवर्नमेंट बैठी हुई थी और एक उनके मुखालफिन थे, और वो दोनों इक्वली, दे वर बोथ केपेबल टू फाइट विद ईच अदर फॉर अ डेकेड। बाहर से एक्सटर्नल हेल्प भी मिल रही थी, उनको भी मिल रही थी, उनको भी मिल रही थी। तो इतने सारे मुल्क इन्वॉल्व थे जो उस मुल्क के अंदर लड़ रहे थे। और वहाँ का ये हाल था कि आधी पॉपुलेशन वहाँ से, हाफ ऑफ द सीरिया वहाँ से माइग्रेट करके चला गया। ठीक है, तो दिस थिंग्स कैन गो टुवर्ड्स दिस साइड। और इसमें अगर ऐसा हुआ तो फिर ये, चूंकि ईरान की बहुत सी कंट्रीज में प्रॉक्सीज भी लड़ रही हैं, तो बात ईरान तक नहीं रहेगी। ये बात बड़ी खतरनाक हो सकती है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, पूरी के लिए। और इसमें देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए आपने कहा कि हमें क्या सोचना चाहिए, हमें तो बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी ये नया जो ट्रेंड चला है जी, कि प्रोटेस्ट होगा, और प्रोटेस्ट होगा जेंजी के हाथ में। जेंजी, भाई हमने आपने इसको सुना था पहले कभी, कि इस तरह की कोई टर्म आपने? आई पर्सनली ऑब्जर्व, मैंने देखा है कि जो जेंजी वाला मामला है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि ये अमीरों अमीरों के बच्चों का एक ट्रेंड है, और उसके पीछे फिर उनको देखते देखते वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो पाने के लिए हर कोई पीछे उनके चल पड़ता है इस तरह। ये हमेशा ऐसे होता है, जो चीज़ भी किसी भी सोसाइटी में पावरफुल लोग, एक अमीर तबका, एक पावरफुल तबका अडॉप्ट करता है, वही उसको बगैर देखे, कुछ भी देखे कि भाई ये है क्या और क्यों है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो सब उसको अडॉप्ट करते हैं। जो अभी आप कह रहे हैं अमीर तबके के लोगों का ये जेंजी ट्रेंड है, तो एक आम बिल्कुल जो बैठा हुआ है उसको भी यही लगता है कि मैं भी जेंजी हूँ, और मुझ में भी यही सब अगर क्वालिटीज़ नहीं होंगी, और मैं अगर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होऊंगा, तो ये फिर तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। सो ऐसे ही होता है। अच्छा, इस सारे में मज़े की बात यह है कि किसी ने ये देखा ही नहीं है कि ये हमारे कल्चर के साथ कंपैटिबल है, ये हमारी जो तहजीब है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, या हमने एज इट इज़ इस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया है अंग्रेज से। क्योंकि हमारी तहजीब तो बड़ी मुख्तलिफ थी, हमारे पास तो ना सिर्फ हमारी बल्कि चाइना की भी देखें आप, इनके जो देखते हैं चाइना के भी, जो इनके, जिनको जो द सिंबल ऑफ विजडम आर पीपल विद वाइट हेयर्स, ऐसा ही है ना। और फिर इस्लामिक हिस्ट्री में भी जो वाइट बियर्ड वाले लोग थे, उनका एक अपना एक पूरी एक हिस्ट्री है उनकी, एक पूरी लेगेसी है कि वो किस तरह से उनको द मोस्ट वाइज पीपल कहा जाता था, कि दे विल बी द थिंकर्स, एंड द यंग जनरेशन जो है वो दैट विल बी द फोर्स जो उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेगी। अब यहाँ पे आगे सारा कुछ ही चेंज हो गया। अब आपने कहा जी ये तो जो जनरेशन है, तो हम जेंजी हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली, अभी आपने जो बात की ना, इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में अभी ये जो एक आर्टिकल लिखा गया है निजामानी ने, जुरैन निजामानी हिज नेम इज, इट्स ओवर के नाम से एक जो लिखा है, और जेंजी के बारे में कि जी हम तो जेंजी हैं। और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन टर्म्स के, उसने सारा कन्फेशन एक तरह से दिया है कि हाउ इट इज़ वर्किंग, वो माइंडसेट क्या है। उसने वो सारा माइंडसेट, वी डोंट हैव टू सिट डाउन एज अ साइकेट्रिस्ट एंड लिसन टू द चिल्ड्रन कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, हम यंग जनरेशन क्या सोच रही है। उसने सारा कुछ आपको खुद ही एक काम करके दे दिया कि भाई हम तो ये सोच रहे हैं, आप जो मर्जी बोलते जाएं, हमने अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अपनी तमाम इंस्पिरेशन सब कुछ लेना है सोशल मीडिया से। वी डोंट केयर आप क्या कह रहे हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी में ही पहुंच जाएंगे, अगर आप कॉलेजेस के अंदर ही पहुंच जाएंगे, हमें कम्युनिकेट करने, तो हम हेडफोन लगा के बैठ जाएंगे। तो देखे ना, ये कितनी एक रिमार्केबल बात है। यू डोंट हैव टू इवन एक्सप्लोर, क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया भाई हम तो ये हैं, और एंड वी डोंट केयर। और हमारे लिए आपने जो कुछ ये है वो सब कुछ ओवर हो गया हुआ है, और बस ये खत्म हो गया हुआ है। और ये एक ऐसा यंग पर्सन लिख रहा है, जेनजी लिख रहा है, जिसको ही हैज नॉट बिन डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, रादर जो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है ना सोसाइटी, आप उसके ऊपर हैं। आप यू कैन अफोर्ड टू गो अब्रॉड एंड गेट एजुकेशन। आप उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे, यहाँ पे अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। उसी में से आप वो हैं जो अपने आप को जेंजी कह रहे हैं, जो यू कुड अफोर्ड ऑल दैट। आप एक अच्छी एलीट क्लास में कम से कम आप शुमार होते हैं, अगर हम क्लास की क्लासिफिकेशन करें। तो आपके लिए अगर आप ये बात कर रहे हैं, तो यू आर नॉट लुकिंग एट द पीपल कि आपने शुरू कहाँ से किया था। हम तो ये कहते हैं कि देखें, अभी जब 1947 में, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी, बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, कि हम किस तरह से वी वर आउट ऑफ द जॉब्स,
एजुकेशन हमारे पास थी नहीं, बिकॉज मुसलमानों का सारा जो एक एजुकेशन का सिस्टम था वो कलोनियलिज्म के बाद वो ख़त्म हो चुका था। कलोनियलिज्म ने उसको टारगेट किया ख़त्म करने के लिए। जो वक्फ उस सारे एजुकेशन सिस्टम को चलाते थे, उन वक्फ को ख़त्म किया गया, मुसलमानों को डिप्राइव किया गया। फिर एक पूरी लैंग्वेज ऑफ नॉलेज वो बदल दी गई कि नहीं जी, अब ये सारी जो आपका एक पूरा नॉलेज की लेगेसी है, पर्शियन के अंदर है, अरबिक के अंदर है, उर्दू के अंदर है, ये तो खत्म हो गई, अब तो अंग्रेजी आएगी। तो जो अंग्रेजी पढ़ेगा सिर्फ वही पढ़ा लिखा है। बाकी आप सबके पास ये है जो इतनी किताबें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं, ये बेकार है। सो ये सारा कुछ चेंज हुआ और हमें सब कुछ से डिप्राइव कर दिया गया जब 47 में पाकिस्तान बना है। तो आप ये देखेंगे हिंदूज कितनी पावरफुल पोजीशन में थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बांग्लादेश में तमाम तालीमी इदारों में हिंदूज जो है वो टीचर्स थे, असातिज़ा तमाम, मतलब 90% असातिज़ा वहाँ पे हिंदूज थे। और फिर इकोनॉमी सारी की सारी उनके हाथ में थी, सारे बड़े बिजनेसेस। अभी इन्होंने रिसेंटली आई वाज रीडिंग के दिल्ली गेट के बाहर मुसलमानों ने सोचा कि अपनी कपड़े की दुकानें, हम भी बिजनेस में आते हैं, हम कपड़े की दुकानें बनाते हैं। ये लाहौर में दिल्ली गेट जो है उसकी बात कर रही हूँ। तो हिंदुओं ने इस बात के ऊपर वो कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो इनको, बिकॉज दे वर द मेन पीपल जो आगे छोटी दुकानों को देते थे, तो उन्होंने कहा जी हम तो इनको देंगे ही नहीं। सो दे कैन नॉट रन देयर ओन शॉप्स। सो दिस इज पंजाब, छोटे छोटे शहरों में, साहिवाल जैसे शहर में, पूरे शहर में जितनी दुकानें थी आप देख लें 47 में किसकी थी। सो दिस इज देखने वाली बात है कि हम कहाँ पे थे और इस कंट्री ने हमें कितना एम्पावर किया एज अ मुस्लिम। अगर देखें तो पहले अंग्रेजों ने यही कहा हुआ था ना कि जी जॉब के लिए मुस्लिम अप्लाई ना करें बिकॉज यू आर नॉट कंपैटिबल। हिंदूज को जॉब्स दी जाती थी, आप उठा के देख लें उस वक्त सिविल सर्विसेज में कितने मुसलमान थे कितने हिंदू थे, अगर आपको लगता है मैं गलत कह रही हूँ। तो आपने 47 से लेके अब तक इस मुल्क ने आपको कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुंचा दिया। जो जनरेशन यहाँ पे आई थी वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उनके बच्चे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बल्कि मुल्क से बाहर जाके दूसरी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के वापस आ रहे हैं। आप सिर्फ एक जनरेशन पहले जाके देखें वो लोग क्या थे, उससे भी एक जनरेशन पहले जाके देखें तो आप हैरान हो जाएं कि 2 जनरेशन ने इतनी तरक्की कर ली। और अब आज यही जेंजी बैठ के कह रही है कि जी ये तो, आप कौन है जी, आप तो आके जबरदस्ती भी हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम हेडफोन लगा के बैठ जाएंगे। असल में ना कसूर इनका भी नहीं है, कसूर उस दरमियान की जनरेशन का है जिसने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हासिल कर ली लेकिन उनकी मरूबियत से नहीं निकल सके। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमने मुल्क तो अपना बना लिया लेकिन कॉलोनियलिज्म को अपने दिमाग से ख़त्म नहीं कर सके। हमारे लिए वही रहा कि यही सुपीरियर थे। तो इसलिए अभी आप देखें कि वो लोग जिनको मदरसे भी अवेलेबल नहीं थे 47 में, उनके बच्चों ने उर्दू मीडियम में पढ़ा और आगे उनके बच्चे सारे के सारे अंग्रेजी तालीम ले रहे हैं, वो अंग्रेजी में सोचते हैं। ठीक है, उनके लिए अंग्रेजी इज द अल्टीमेट ऑफ नॉलेज। जो बंदा अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, जो बंदा अंग्रेजी में सोच सकता है, जो अंग्रेज ऑथर्स को कोट करता है, इंग्लिश बुक्स पढ़ता है, वही उनके लिए वो एक सबसे पढ़ा लिखा वही है। तो उससे होता क्या है, देखिए हर जुबान की एक तहजीब होती है। जब आप कोई जुबान अडॉप्ट करते हैं तो वो आप जुबान अडॉप्ट नहीं करते सिर्फ, उसकी एक तहजीब होती है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं उर्दू में, मिसाल के तौर पे आपके पास अंग्रेजी में उनके लिए वर्ड्स हैं, उर्दू में आपके पास उसकी ट्रांसलेशन ही नहीं है, बिकॉज वो आपकी तहजीब में कॉन्सेप्ट्स थे ही नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, मुझे इसकी उर्दू बता दें क्या है। There are, मतलब, there are many many examples. I gave a lecture about it, and so there I gave so many examples. There are so many examples. हाँ। तो जब आप अंग्रेजी को अडॉप्ट करते हैं ना एक तहजीब के तौर पे, तो फिर ये सब कुछ साथ आता है। आपके यहाँ तहजीब ये थी कि जो आपका बुजुर्ग है ना, उसके पास, क्योंकि बिकॉज ही इज अ सीजन्ड पर्सन हु हैज सीन द वर्ल्ड कि क्या चीज़ की असलियत क्या है, तो ही विल बी द गाइड। ही विल बी द गाइड ऑफ द सोसाइटी, ही विल बी द गाइड ऑफ अ फैमिली। और आप उनसे ज़रूर एक दफ़ा मशवरा लेंगे, वो ज़रूर बताएंगे, उनका एक इम्पॉर्टेंट किरदार होगा घर के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर। अब जेन जी ने आके ये कह दिया कि भाई आप लोगों ने तो, यू डोंट, जो भी आप बोलते हैं हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही रोट, कि आप जो मर्जी कह लें, हम तो हेडफोन लगा के बैठ जाएंगे, हम तो सोशल मीडिया से लेते हैं खबरें सारी, हमें तो यू नो वी डोंट नीड यू। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो हम अपना स्पॉटिफाई ऑन करके म्यूजिक करना सुनना शुरू कर देंगे। ये वो तहजीब है जो जिसमें हमने अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से जाके छोड़ के आए और फीस दे के आए कि भाई आप इनको ये तहजीब सिखाएं। अब हमारा शिकायत करना बनता नहीं है। सबसे
बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जेन जेड विद ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग एवरीथिंग, जब ये कहेंगे ना कभी अब आप पीछे हट जाएं और चार्ज हमें दे दें, तब ये सिचुएशंस आती हैं जब प्रोटेस्ट और जेंजी का ये ओवर कॉन्फिडेंस आपस में मिलता है कि भाई आपने 9 मई में देखा था ना, ये यस। 9 मई में ज्यादातर लोग जो बाहर निकल के वो सारा कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम 99% ऑफ देम वो यंग पीपल। और वो कह रहे थे कि बस टेक ओवर, इट्स बीन टेकन ओवर, हमने अब सारा कुछ कंट्रोल कर लिया। वो एक लड़के का भी वो उसने सेल्फी सी बनाई हुई थी ना कि जी सारा कुछ अब हमने कंट्रोल कर लिया, अब दैट्स इट, अब हम कंट्रोल कर लेंगे। एंड दिस एंड सो दैट वाज, वो उसकी एक्चुअल फीलिंग थी। वो ये नहीं है कि वो कोई ड्रामा कर रहा था, वो वाकई ये फील कर रहा था कि बस ठीक है, दैट्स इट, इनका काम खत्म हो गया, अब हमने कंट्रोल कर लिया, हमने 2-4 जगह पे तोड़फोड़ किया, एक जिना हाउस जलाया, अब सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, और अब हम जो चाहेंगे वो होगा। सो ये बड़ी ही डेंजरस हो जाती है सोसाइटीज़ के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि अभी तक वी आर द काइंड ऑफ द कंट्री जहाँ पे नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। देर आर कंट्रीज जहाँ पे नौजवान डिक्लाइंड है और वहाँ पे ओल्डर जनरेशन ज़्यादा है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों का मसला है जहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा है। और फिर होता ही क्या है कि किस तरह से एक्सटर्नल पावर्स इसको कंट्रोल कर रही होती हैं हमें भी पता है। सोशल मीडिया से ही अपनी सारी एक्सट्रैक्ट करते हैं इंस्पिरेशन, अपना सारा इंफॉर्मेशन रीचेक करने को, और हमारे पास कोई डेप्थ तो है नहीं कि हमने बैठ के जी लाइब्रेरीज में पढ़ा हो कि जी हमसे पहले भी कुछ लोग जो लिख के गए हैं अपना तजुर्बा वो क्या था, या तारीख किस तरह वर्क करती है, या तारीख अपने आप को दोहराती है तो तारीख में पहले क्या हुआ था। ये सब तो कुछ तो हमारे पास है नहीं, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल होता है आपको भी पता है कि यहाँ पे एक वो बिल्कुल बबल बना दिया जाता है, एको चैम्बर्स बना दिए जाते हैं, हर बंदा इस तरह के लोगों में घिर जाता है, बिल्कुल जो उसकी अपनी ही सोच के लोग हैं। और फिर एल्गोरिदम के जरिए किस तरह एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाया जाता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू को कम किया जाता है, तो इनको लगता है कि वो सारा कुछ तो है, एग्जैक्टली एवरीबडी इज थिंकिंग द सेम। और हम वी आर द मेजोरिटी, वी आर द 95% ऑफ द कंट्री, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे वही नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा गलत ट्रेंड है, और हमने ये देखा ईरान में भी। ईरान में तो खैर एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कमिंग बैक टू ईरान, ये जब ईरान और इसराइल की वॉर हुई तो वहाँ पे इंटरनली अगर इंटरनल हेल्प मौजूद ना होती इसराइल के पास तो इतना मैसिव डैमेज ना हो सकता। ऐसा ही हुआ ना, वहाँ पे अफगानी भी थे, वहाँ पे इसराइली भी थे, वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद थे, और फिर वहाँ से कुछ अपने भी ज़ाहिर है लोग साथ होते हैं, तो ये सब कुछ होता है। अभी वेनेजुएला में जो हुआ देखें, अमेरिका आया, अमेरिका ने उनका सदर को एबडक्ट किया और उठा के ले गया, ठीक है। तो वहां पे अपने लोग भी तो मौजूद थे ना, चले उठा के ले गया, उनको नहीं पता चला। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर तो है ही है मिलिट्री के लेवल पे। अब तो पता है ना, अब क्या हो गया, अब उनके जो वाइस प्रेसिडेंट ने उसने कहा जी मैं ओथ ले लेता हूँ, और ऑपोजिशन कह रही है जी हम इंडिया अमेरिका के इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो देर इज नो मैसिव अंदर से, इसका मतलब है कि देर वाज अंदर से ये लोग अमेरिका के साथ मिले हुए थे इस बात में, और फिर वहां पे उन्होंने जो अमेरिका के अंदर मौजूद थे उन्होंने उनके हक में प्रोटेस्ट किया। तो ये वी हैव टू सी कि ये अंदर से जो एक्सटर्नल पावर्स को हेल्प करने वाले लोग हैं ये कौन हैं और ये क्या सोच रहे हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की जब वॉर हुई है ये बुनियाद मरसूस, उसमें हमने देखा कि अंदर से कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो इतने सेंसिटिव टाइम्स के ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, और उन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान ने आपस की मिली भगत से ये जंग किया है, क्योंकि यहाँ पे भी इनको पॉपुलैरिटी चाहिए थी और वहाँ पे भी इंडिया की अपनी गवर्नमेंट को पॉपुलैरिटी चाहिए थी। हमें ये देखना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं, और खुदा न खास्ता अगर बुरा वक्त आता है तो ये लोग क्या कर रहे होंगे। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर इस तरह के लोगों को छोड़ते हैं इंटरनली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को हेल्प आउट कर सकते हैं, तब तक ये जेन जी एंड एवरीथिंग दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर योर एग्जिस्टेंस। आई एम सेइंग इट अगेन कि ये आपके एग्जिस्टेंस के लिए एक चैलेंज है। Just Ghazi, that was a very serious talk और अल्लाह करे हमें इन टाइम ये वार्निंग वी पे अटेंशन टू इट। और जेन जी अब एक फोर्स बन चुकी है, लेकिन इट इज़ जिसे कहते हैं इट इज़ अ फोर्स विदाउट डायरेक्शन। और जब ऐसी सूरत हाल हो तो देन वी सीन इट सेवरल टाइम्स कि ये एक रेकलेस और एक ऑल डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती है। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट।